नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी के लिए हम लोग मिसलेनियस सेक्शन में, आप सभी को पता है अगर मिसलेनियस सेक्शन की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 15 सवाल, और कल मैंने आपको बताया थे कि इन्हीं मिसलेनियस के जो आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन है और जो स्पेशली अवार्ड्स का सेक्शन है और यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका जो स्टैटिक पार्ट है या कह लीजिए जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसके साथ साथ करंट अफेयर को जोड़ करके यहाँ पे 1 से 2 सवाल मिनिमम और मैक्सिमम 3 सवाल भी हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ उसी प्रकार से अवार्ड्स में भी आप स्टैटिक कह लीजिए या कंसेप्चुअल पार्ट कह लीजिए और साथ के साथ करंट अफेयर, यहाँ पे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 सवाल भी हो सकता है। हो सकता है कि अवार्ड सेक्शन में चारों के चारों सवाल करंट से ही पूछ लिया जाए। तो कुल मिलाकर के और एक सवाल कम से कम, एक सवाल तो आपका स्टैटिक पार्ट या कंसेप्चुअल पार्ट से होगा जो आपके मिसलेनियस में मेंशन है। और यहां तक अगर प्रीवियस ट्रेंड में देखोगे तो 2 सवाल भी पूछे गए हैं कंसेप्चुअली और आपका जो स्टैटिक पार्ट है जो मैंने आपको बताया भी है और मैं आगे क्लासेस में भी बताऊंगा, और एक सवाल कम से कम करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर का अगर वेटेज देख लीजिए तो यहाँ पे 2 सवाल कम से कम, यहाँ पे मिनिमम मैं 2 ही ले रहा हूं, मैक्सिमम तो मैंने जैसे बताया 4 सवाल भी हो सकते हैं और यहाँ पर 1, तो कुल मिलाकर के 2, इधर 2 और 1, यानी कुल मिलाकर के 5 सवाल जैसे मैंने बताया है। तो इसमें 5 सवाल ऐड करेंगे तो 19 से 20 क्वेश्चन का वेटेज। और देखिए जब आप पेपर 2 बहुत अच्छा कर लिए हैं उसके बाद आपका मिसलेनियस सेक्शन अच्छा होना चाहिए, हिस्ट्री का पोर्शन अच्छा होना चाहिए, पॉलिटी, फिर इस प्रकार से 15-15 क्वेश्चन का जो बाइफर्केशन है, करंट अफेयर से 15 सवाल आने वाले उसमें 10 क्वेश्चन कैसे सही करें, एक स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत जल्द आज या कल तक भी मिल जाएगी। और भी हमारे कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और उपयोगी साबित भी होंगे जो आपको देखने को भी मिलेंगे। तो इस क्रम में हम लोग पॉवर्टी को आज समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहले आज मैं आपको कम से कम 20 सवाल भी पॉवर्टी के जो बचे हुए हैं पार्ट अभी उसको भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन अभी मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा और कल हो सकता है और 20 क्वेश्चन। तो पॉवर्टी से आपका निश्चित हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले आपको क्लास 1 कंप्लीट करना है, आपको इसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगा। आज आप क्लास 2 कंप्लीट कर रहे हैं और इसके अलावे पहले देखिए आज क्लास 2 में क्या कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोगों को क्लास 2 में जो टारगेट होगा इसको भी मैंने लिख के रखा है कि देखिए आज का जो टॉपिक्स है हम लोगों का कंप्लीट करना, वो हम लोगों का टॉपिक है सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉवर्टी देखेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। इसके बाद डाटा कलेक्शन मेथड को समझेंगे, विशियस सर्कल जो है वो समझेंगे, स्क्वायर्ड पॉवर्टी, गैप इंडेक्स क्या होता है, सेन इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काउजेज ऑफ पॉवर्टी वो देखेंगे, और गिनी कॉफिशिएंट और लॉरेंज कर्व, ये पिछले साल भी यहां से सवाल पूछा जा चुका है। तो देखिए ये जो क्लास, ये तो आज होगा नहीं, क्लास 3 में, तो क्लास 3 ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा था, ठीक है ना, पिछले साल भी करा रखा था। और ये पूरा कंसेप्चुअल है, इसमें कोई भी चीज बदलाव नहीं है, बस कंसेप्ट आधारित है, ग्राफ है, इसलिए इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये आप क्लास 3 भी खुद से कर लेंगे, ठीक है। देन आपका फिर जो है आपका ये पॉवर्टी चैप्टर जो है कंप्लीट है। बाकी ये नोट्स तो आपको मिल ही चुका है जो परचेस किए हैं, मैंने पहले भी कहा है जो कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, देखिए कंप्लीट नोट्स अगर आप पेपर 1 का लेना चाहते हैं या केवल मिसलेनियस सेक्शन का ही लेना चाहते हैं, पेपर 2 झारखंड जीके का भी कंप्लीट नोट्स नहीं मिल पाएगा। सीएनटी एक्ट वगैरह तो झारखंड हिस्ट्री मिल गया होगा आपको, बहुत सारे स्टूडेंट लिए भी है। तो देखिए कंप्लीट नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो फी है आपको 299 कंप्लीट नोट्स, किसका, मिसलेनियस सेक्शन का अगर लेना चाहते हैं तो। बाकी पेपर 1 कंप्लीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए 599 है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा मिसलेनियस होगा, यहां तक सारी चीजें। और बार बार जो भी स्टूडेंट परचेस कर रहे हैं आपको 10 दिन के अंदर अंदर पूरा करंट अफेयर से जोड़ करके, यानी कि ये जो 5 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, और हो सकता है कि करंट अफेयर का भी पूरा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया है। तो आपका काम सबसे पहले क्या है, इस लिंक को ओपन करना है, क्लास 1 को अगर नहीं देखे हैं, और यहां पे मैं आपको मेंशन कर दूं क्लास नंबर 3 के बारे में भी। क्लास नंबर जो 3 है आपको इसका भी लिंक दे दिया गया, इसको भी ओपन करके देख लीजिए इसी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसका वीडियो नहीं आने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गिनी कॉफिशिएंट और लॉरेंज कर्व के बारे में, जहां से डेफिनेटली प्रीवियस ईयर आया है, हो सकता है फिर से आ जाए, और बाकी आज क्लास 2 हम लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो फाइनली अब आपका जो है ये पॉवर्टी चैप्टर के लिए टेंशन फ्री है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा उस आधारित जो एक्सपेक्टेड है और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, अदर सारे पीसीएस में आए हुए हैं और जेपीएससी में आए हुए सवाल को देखने वाले हैं। देखिए पहला सवाल क्या है आपका,
तो पहला सवाल आपसे क्या बोला गया है कि जो नीति आयोग है, ठीक है ना, तो नीति आयोग के द्वारा निम्न में से किस डेटा के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है भाई, बताइएगा। बहुत शानदार सवाल है, मैंने बताया भी है कि नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, बोला गया है कि किस डेटा के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। तो वो कौन सा डाटा है, किसके द्वारा किया जाता था, तो सही उत्तर क्या है, NSSO, ठीक है। अब ये मैंने सारी चीजें कल आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करवा चुका हूं, तो ये आपका काम है अब आपको कंप्लीट करना। अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, क्लियर है भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन बोला गया भारत ने गरीबी रेखा को मापने का फैसला किया है, ठीक है ना। भारत ने जो गरीबी रेखा को मापने का जो फैसला किया है किस आधार पर, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो याद करिए घरेलू उपभोग है, ठीक है, यानी इंग्लिश में कहेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन, घरेलू बचत, घरेलू निवेश यानी हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, और घरेलू आय यानी कि हाउस होल्ड इनकम। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी बात होगी गरीबी की तो हम लोग गरीबी का मेजरमेंट या डिसाइड कभी भी हम लोग इनकम से नहीं कर सकते हैं। ना ही मैंने निवेश के बारे बताया, ना ही मैंने सेविंग के बारे बताया। क्या बताया था कि जो पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड की जाती है वो डिसाइड किस बेसिस पे होते हैं, जो आपकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, और उस मूलभूत आवश्यकताओं में 5 जो कारक थे, जो फैक्टर थे, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वस्थ। अगर आप इन सारी चीजों को, यानी यही आपकी बेसिक नीड, अगर आप इनको पूरा कर पा रहे हैं, समर्थ हैं, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर है, अब आप पॉवर्टी लाइन में है। और अगर नहीं कर पा रहे ये 5 बेसिक नीड्स, अगर आपको नहीं मिल पा रहे तो आप बीपीएल के कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावे एक तो ये कंजम्पशन के आधार पर था, तो खैर चलिए ये आपका सही उत्तर मैंने बता ही दिया, कंजम्पशन यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन, ये मैंने अब क्लियर हो गया, इसका सही उत्तर घरेलू उपभोग है, ठीक है ना, क्लियर है ना ये सारी चीजें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल बोला गया कि निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण है। भाई सिंपल सा सवाल है, क्या सवाल है कि बोला गया कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर, यानी कि देश और राज्य के स्तर पर जो गरीबी यानी कि जो पॉवर्टी जो डिसाइड की जाती है वो डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, वो नोडल सेंटर कौन है, सिंपल सा ऐसे बताइए। तो वित्त आयोग है, बिल्कुल नहीं। ग्रामीण मंत्रालय, बिल्कुल नहीं। गृह मंत्रालय, बिल्कुल नहीं। सही उत्तर है आपका नीति आयोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया भी था कि जो गरीबी जो निर्धनता जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन कौन करता है, नीति आयोग करती है। अब नीति आयोग को याद करिए डाटा कौन देता है, तो NSSO देता है। और यही पहला सवाल बोला भी गया था कि डेटा कौन प्रोवाइड करता है। और फिर मैंने आपको बताया भी था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये कौन रेडी करता है, तो आपका नीति आयोग ही तैयार करता है। क्लियर है। इसमें कितने बिंदु होते हैं, 12 बिंदु होते हैं, याद आ रहा है कुछ। और मैंने इसके बाद आपको बताया था ग्लोबली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आपका UNDP और OPHI पब्लिश करती है, जिसमें कितने बिंदु होते हैं, 10 बिंदु होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर कट होने चाहिए। और अभी इसमें याद करिए, इसमें 2 विशेष बिंदु के बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया था, वो आपको मैंने कर रखा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कल, यानी कि ये टॉपिक मैंने आपके साथ कल एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, चक्रीय निर्धन के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं और इसके सही उत्तर पे भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई चक्रीय निर्धनता होती क्या है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देता हूँ चक्रीय निर्धनता होती क्या, ठीक है ना। चक्रीय निर्धनता ये कल मैं नहीं बताया था, भूल गया था, ठीक है भाई। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके मैं सवाल भी अभी कराऊंगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। यानी इंग्लिश में हम इसको क्या लिखेंगे, साइक्लिकल पॉवर्टी, ठीक है ना, साइक्लिकल पॉवर्टी। अब इसका अर्थ क्या है, अब इसके अर्थ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए भाई, साइक्लिकल पॉवर्टी यानी चक्रीय निर्धनता का मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो बार बार, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति जो बार बार निर्धनता के अंदर, वो व्यक्ति जो बार बार निर्धनता के अंदर और बाहर, क्या है, अंदर और बाहर होते रहता है, ठीक है ना, होते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिकल पॉवर्टी कहते हैं। इसका मतलब आप समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, कहने का मतलब यह है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी गरीब हो जा रहा है और कभी गरीबी से ऊपर चला जा रहा है। यानी कि ये जो इसका पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया गया है कि पर डे अगर आपका 47 रुपीज़ खर्च
करना है तो आप क्या हो जाएंगे, अबव पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे, और नहीं कर पा रहे हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे। तो एक व्यक्ति है, किसी दिन वो 47 रुपया नहीं, किसी दिन इनका 50 रुपया खर्च हो रहा है, तो कभी किसी दिन इसका 40 रुपया ही खर्च हो रहा है। तो कभी ये क्या हो जा रहा है, ये निर्धनता के ऊपर चला जा रहा है, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर चला जा रहा है, और कभी ये गरीबी रेखा से नीचे आ जा रहा है। वही बात यहाँ लिखी गई कि वो व्यक्ति जो बार बार निर्धनता के अंदर कभी या तो कभी बाहर होते रहता, उसे ही हम कहते हैं साइक्लिकल पॉवर्टी। मतलब कोई भी यहाँ पे इसमें अस्थायी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, डायनेमिकली इसकी स्थिति है, कभी ये गरीब कभी ये गरीबी रेखा से ऊपर चला जा रहा है। और खास करके ये किस में देखने को मिलता है, तो वैसे वर्कर या वैसे मजदूर जो सीजनल वर्कर होते हैं। सीजनल वर्कर कहने का मतलब जैसे कि छोटे जो किसान हैं, ठीक है ना, जो छोटे किसान है, अब छोटे किसान इसीलिए क्योंकि इनके पास जमीन कम है। अब जमीन कम होने के कारण ये सीजनली क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना अधिक जमीन नहीं है कि उसी समय कुछ दूसरे फसल को भी रोपा जाए। तो अब ये धान के समय ही केवल ये क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो इनके पास उसमें क्या है, अच्छा इनकम हो रहा है। अब उस इनकम उस समय तो अच्छा हो रहा है 3-4 महीने, अब उस दौरान ये क्या है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर चला गया है। लेकिन रेस्ट अब इसके पास उतना अधिक इनकम नहीं हो रहा है रेस्ट मंथ में, तो इसी मंथ में जो इन्होंने अर्निंग किया है, अब इसके ही सेविंग से बाकी रेस्ट मंथ का भी गुजारा, तो उसमें इतना गुजारा हो रहा है कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वर्कर है, जैसे कि पेंटर होगा, तो पेंटर क्या है, इनका भी सीजनल है, खास करके जो दुर्गा पूजा के टाइम पीरियड से लेकर के छठ पूजा का टाइम पीरियड में अब देखेंगे बहुत सारे सीजनल ये पेंटर जो वर्कर है काफी व्यस्तता देखेगी। पेंटर जितने भी दुकान होंगे, ठीक है ना, तो इसमें रेगुलरली या फिर ईयरली ऐसा नहीं है कि सेलिंग आउट आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के जो वर्कर है वो क्या कहलाते हैं, चक्रीय निर्धनता कहलाते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा। तो चलिए सवाल पे आ जाते हैं, इसके 1-2 सवाल हम लोग कर लेंगे और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो चक्रीय निर्धनता क्या है, यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया, बोला गया कि जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो हमेशा ही गरीब रहते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो अधिकांश समय धनी रहते हैं, कभी कभी निर्धन होते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट है, और इनमें से सभी ये भी है, यानी सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर है ना भाई, जो कभी निर्धनता के अंदर कभी निर्धनता के बाहर, तो वही बात में लिखा गया, जो निरंतर निर्धन, देखिए लिखा गया निरंतर निर्धन गरीबी रेखा के कभी नीचे तो कभी गरीबी रेखा के ऊपर होते रहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, 5वां सवाल क्या है, याद करिए, ये सवाल भी मैंने करवाया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई है। सिंपल सा सवाल है, यहां पे आपको क्या बोला गया, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई है। देखिए यहाँ पे अगर आपको मैंने सारी समितियों के बारे में, सबसे पहले तो यहाँ मैंने आपको जो गरीबी मापन का जो इतिहास रहा, दादा भाई नौरोजी के बारे में, बॉम्बे प्लान के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, ये क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जितनी भी कमिटियां थी, जैसे कि पोषण के आधार पे सबसे पहला कमिटी तो यही है, लेकिन मैंने कहा था कि एग्जामिनेशन में आपको अलग कमिटी को टिक करना है, क्योंकि इन्होंने शहर और ग्रामीण को बाइफर्केट करके बताया था कि पर पर्सन को पर डे इतना कैलोरी चाहिए। ठीक है, शहर में इतना चाहिए 2100 कैलोरी। और जो रथ और दांडेकर कमेटी है, इनकी जो सिफारिश रही थी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो या चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हो, उनको पर पर्सन पर डे कितना कैलोरी चाहिए, पोषण न्यूट्रिशन 2250 कैलोरी चाहिए। ठीक है ना। तो खैर क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए, तो देखिए बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी। तेंदुलकर समिति बिल्कुल नहीं, रकड़वाड़ा समिति बिल्कुल नहीं, हासिम समिति बिल्कुल नहीं, सक्सेना समिति। अब देखिए ये, अब मैंने आपको बहुत तरीके से इन सारी चीज़ों को एक जगह मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया। तो अगर आप देखेंगे तो तेंदुलकर कमेटी ने क्या सिफारिश की थी, पहले तो इनकी ये रिपोर्ट आई है, इन्होंने सिफारिश की कि ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया पर पर्सन पर डे अगर कंजम्पशन है व्यक्ति का, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा, और शहरी क्षेत्र के लिए 33 रुपए पर पर्सन पर डे। रांगरजन कमेटी, इसके अलावा यहाँ पर जाइए, देखिए 2009 में जो पीसी सक्सेना कमेटी रहा, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए समिति बनाई थी। और शहरी क्षेत्रों को याद करें, मैंने बताया था 2000 एस आर हशीम कमेटी जो है शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र का जब भी शब्द आएगा आपको ध्यान रखना है, रूरल क्षेत्र की अगर बात होगी तो कौन सी कमेटी आएगी, सक्सेना कमेटी। ठीक है ना, सक्सेना कमेटी। और जब बात होगी अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी लाइन का, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो बातें की गई है, ठीक है ना,
पहचान करने की जो उन्होंने सिफारिश की थी वो कौन थी कमेटी? HSR हसीम कमेटी। ठीक है, चलिए तो पांचवा सवाल क्लियर है। यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया था? ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। चलिए भाई, तो इनको क्लियर कर लिया जाए एक बार। चलिए भाई, तो ग्रामीण क्षेत्र की जब भी बात आएगी तो क्या जाएगा? सक्सेना समिति। ठीक है, सक्सेना समिति बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैंने कहा भी था कि नोट डाउन करिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं पहले क्या है। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, पहले मैंने जो यहाँ पे आपको बताया था, देखिएगा वर्किंग ग्रुप टास्क फोर्स के बारे में, यानी कार्यकारी समूह कार्य दल के बारे में बताया था। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताया था 1979 में हुआ है। ठीक है, इसने शहरी क्षेत्र में क्या बताया था? पर पर्सन पर मंथ कितना कंजम्पशन कर रहा है व्यक्ति? 56.64 रुपीज। और ग्रामीण क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 49.09 पर मंथ, पर पर्सन पर मंथ अगर कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर होगा। तो यहाँ पे देखिए वही सवाल आपसे पूछा गया कि कार्यकारी दल ने वर्ष 1973-74 के लिए गरीबी रेखा का अनुमान शहरी क्षेत्र के लिए कितने रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितने रुपए लगाया था? तो ये रहा आपका उत्तर। क्या है? 46 तो नहीं है भाई, 56.64 ये बिल्कुल सही है, और 49.09 बिल्कुल यही है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैंने आपको भी जस्ट बताया अभी 56.64 और ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए कल का क्लास करेंगे तो ही ज्यादा मजा आएगा, अदरवाइज केवल टिक लगाने के लिए आए तो कोई मतलब नहीं भाई। देखिए बाकी आज का जो न्यू सेशन में जो हमें कंप्लीट करना है उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। निर्धनता आकलन की निम्नलिखित समितियों को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये। अब ये कौन कर पाएगा? जिसने पढ़ा है नोट्स को अच्छे से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूछा गया कि यहाँ पे आपको काल क्रमानुसार लगाएं, सारे कमिटी को अरेंज करना है। तो सबसे पहले समिति कौन से आई थी? देखिए अलग समिति, याद करिए अलग समिति का ईयर अगर आपको याद होगा तो यहां मैं मेंशन कर दूं 1979। ठीक है, 1979। तेंदुलकर कमेटी कब आई थी? 2009 में आई थी। ठीक है, इसके बाद लकड़वारा कमेटी कब आई थी भाई? 1993 में आई थी, 1993 में आई थी। और रंगराजन कमेटी कब आई थी? 2014 में आई थी। काल क्रम के अनुसार अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई? आपका ए आएगा, इसके बाद क्या आएगा? लकड़वारा समिति सी आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, उसके बाद डी आएगा। तो ये मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, ये आपको मैंने बस बता दिया यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, तो ये ईयर तो आपको याद करना पड़ेगा इन सारी कमिटी, क्योंकि देखिए कमिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको यहाँ पे भी देखिए मेंशन कर रखा था अलग कमिटी का। देखिए मैंने बताया था एस्टेब्लिशमेंट 1979, रिपोर्ट 1979 में। ठीक है, वीएम दांडेकर जो सबसे पहली कमेटी रही 1971 में। इसका लकड़वारा समिति देख सकते हैं 1989 में समिति बनी और 1993 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी के बारे में मैंने बताया 2009 में रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया। रंगराजन कमेटी 2012 में बना और 2014 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 8वां सवाल क्या बोला गया है? निम्न में से किसने 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया था? याद करिए बॉम्बे प्लान में 8 उद्योगपतियों ने प्लान बनाया था। कितना होना चाहिए पर पर्सन पर एनम? याद रखना है कितना होना चाहिए, बॉम्बे प्लान ने ये डिसाइड किया था। ठीक है भाई, बॉम्बे प्लान का था ये डिसीजन, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन 9 में गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी? कौन सी समिति का संबंध गरीबी रेखा से, ऐसे भी बोल सकते हैं। तेंदुलकर समिति बिल्कुल, वानबू समिति को भी ऐसी समिति मैंने बताया था, नहीं बताया था। इसके बाद दत्त समिति नहीं, सभी होगा ही नहीं। चलिए भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया। भारत में जो गरीब है उसको परिभाषित किस प्रकार से किया गया? जीवन स्तर के आधार पर। बताइए कहीं भी मैंने क्या बताया था गरीबी का, और डेफिनेशन क्या बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर वो 5 बेसिक नीड्स जो है उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं अगर उसको पूरा नहीं कर पाता है तो वो गरीब है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य है, प्राइमरी शिक्षा और प्राइमरी हेल्थ। तो जीवन स्तर की तो मैंने कहीं बात की नहीं। कैलोरी, अब आ जाइए, मैंने बताया था गरीबी का जो पॉवर्टी लाइन जो बना रहे थे हम लोग, इसका 2 आधार था, एक खर्च कंजम्पशन और एक था कैलोरी के आधार पर। तो कैलोरी अंतर नहीं है, बिल्कुल सही है। परिवार के कहीं भी मैंने बताया था कितने सदस्यों की संख्या होगी तो डिसाइड किया जाएगा वो गरीब है या नहीं, ऐसा कहीं भी मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट आपको मैंने कहीं बताया आय, यहाँ पे जहां भी आए तो आय से तो डिसाइड ही नहीं होता गरीबी रेखा। ठीक है, चलिए 11वां दादा भाई नौरोजी का सवाल ये आ गया। अब देखिए पहले दादा भाई नौरोजी के सारे पॉइंट में एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। यहाँ पे एक बार मैंने सब कुछ लिखा था जो भी। देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने वाले कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद मैंने ये बताया था इनके द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसेप्ट, मतलब कि जो प्रिजनर जो कैदी है
उनको जेल में जीवित रहने के लिए, यानी कि जीवित रहने इन द सेंस कि उसकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करने के लिए, ठीक है ना, वो कंसेप्ट या फिर उनका जो गरीबी रेखा होना चाहिए, ये कौन डिसाइड किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही एक कंसेप्ट दिया था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसेप्ट। और इसका डिस्कशन किस पुस्तक में किया गया? बुक्स जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये पुस्तक में ही ये आपका कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने भी क्या है, गरीबी रेखा का आकलन किया था। जो पॉवर्टी लाइन इन्होंने डिसाइड की थी 16 से 35 रुपए पर पर्सन पर एनम, यानी कि पर व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर एक साल में 16 से 35 रुपए तक का अगर कंजम्पशन करता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। और इनका ही एक कंसेप्ट है ड्रेनेज थ्योरी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो चलिए अब सवाल में आते हैं। सवाल क्या आपसे पूछा गया था? सवाल आपसे पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी रेखा का अनुमान क्या लगाया था? तो अभी इस पुस्तक में मैंने अभी आपको बताया 16 से 35 रुपए का अनुमान लगाया था पर पर्सन पर एनम, ठीक है। पीपीए मतलब पर पर्सन पर एनम। अब आ जाइए अगले सवाल पे। छोटे किसान और मौसमी मजदूर यानी कि सीजनल जो वर्कर होते हैं भाई, ठीक है ना, तो यही आते हैं चक्रीय निर्धनता के अंदर, साइक्लिकल पॉवर्टी के अंदर। मैंने बताया जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई? चक्रीय गरीबी यानी कि साइक्लिकल पॉवर्टी कहा जाता है उसे। अब आइए स्टेटमेंट है आपके पास, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। बोला गया कथन कौन से सही है? तो स्टेटमेंट क्या बोला गया है? भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर पर आधारित है। तो भाई आय के स्तर पर कहीं भी, मैंने पहले ही कहा कि आधारित होगा ही नहीं, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात की, भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, नीति आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो ओनली 2 ऑप्शन यानी कि 2 सेकेंड स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। 14th क्वेश्चन क्या है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? ये बताइए, याद करिए। मैंने अलग समिति में बताया था, एक तो शहरी लेवल पे भी बताया था, शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बताया। तो याद करिए 2400 कैलोरी, ठीक है, और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में था। निम्न में से किस समिति ने विशेष रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा की सिफारिश की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा अलग समिति, ठीक है। कई बार मैंने बताया भी है, अभी रिवीजन भी कराया आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि आय और उपभोग के स्तर के आधार पर गरीबी को मापती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्न में से वो कौन सा मेथड है जो आय यानी कि इनकम और कंजम्पशन के स्तर के आधार पर गरीबी को मापती है? बताइए वो क्या है भाई आपका? तो याद करिए, मैंने आपको बताया था पॉवर्टी लाइन के बारे में, है ना। तो यही पॉवर्टी लाइन है कि आप यहाँ पे निम्न में से कौन सी विधि आय और उपभोग के स्तर पर, ठीक है ना, उपभोग के स्तर के आधार पर गरीबी को मापता है। तो गरीबी को मापने के लिए क्या है भाई? वो मेथड क्या है आपका? पॉवर्टी लाइन ही है, ठीक है। इसके बाद गरीबी का अंतर दर्शाता है, याद करिए पॉवर्टी गैप के बारे में मैंने बताया था। आ जाइए एक बार, देखिए पॉवर्टी गैप के बारे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था? पॉवर्टी गैप से हमें यह पता चलता है कि कितने वक्त तक या कितना समय हमें लगेगा गरीबी दूर करने में। और इसका फॉर्मूला बताया था कि जो गरीबी रेखा है यानी कि पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन से जो नीचे की जो आबादी है, ठीक है, उसका डिफरेंस हमें लेना है गरीबों की जो औसत इनकम है, यानी एवरेज इनकम ऑफ पॉवर्टी पीपल, ठीक है ना। तो उनकी जो भी औसत आय है उसमें जो हम डिफरेंस करेंगे किससे? गरीबी रेखा की जो आबादी है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाइए क्वेश्चन पे हम लोग। तो ये मैंने कल बहुत अच्छे से बताया भी था, तो इजी सवाल है। गरीबी के अंतर क्या दर्शाता? तो याद करिए, मैंने यहाँ पे बताया भी अभी, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय और स्तर के बीच का अंतर, है ना। यही तो बताता है। क्या विकसित और विकासशील देशों के बीच का अंतर बताता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ऑप्शन डी में अमीर और गरीबों के बीच के लोगों के बीच का अंतर बताता? नहीं। तो पॉवर्टी गैप क्या बताता है? पॉवर्टी गैप सिंपल से याद करिए, पॉवर्टी गैप क्या बता रहा था? गरीबी लाइन जो है आपकी, ठीक है ना, जो गरीबी, मान लीजिए पॉवर्टी लाइन हो गया, ठीक है, गरीबी लाइन और गरीबों की जो एवरेज इनकम है उसमें जो अंतर निकलेगा ये बताता है गरीबों की गहराई को, ठीक है ना। पॉवर्टी लाइन जो है, पॉवर्टी लाइन मान लीजिए 47 रुपए भाई, ठीक। और जो गरीब है उस टोटल पॉपुलेशन जो गरीबों की है उसका जो इनकम है और कैसा इनकम, उसका एवरेज इनकम निकाल लेंगे और उसमें अंतर, मान लीजिए कि टोटल गरीबों का जो एवरेज इनकम आया है 50 रुपए, 50 नहीं, मान के चलिए कि कुछ समथिंग आया होगा 80 रुपए, ठीक है। अब इसका अंतर, तो 80 माइनस 47 का इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 33 रुपीज, ठीक है। तो ये बता रहा है गहराई की, यानी कि और कितना भाई?
14 रुपए का, यानी कि 14 रुपए कम से कम पर डे पर पर्सन और खर्चा करना होगा, यानी कि कितना समय और हमें लगेगा इस 14 रुपए को हर व्यक्ति को खर्च कराने के लिए। तो ये पॉवर्टी गैप से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, निर्धनता अंतराल यानी गरीबी का अंतराल। कौन सा सांख्यिकी संकेत का उपयोग गरीबी की गहराई को मापने के लिए, गरीबों की गहराई, तो याद करिए गरीबों की गहराई को मापने के लिए किसका हम लोग उपयोग करते हैं, गिनी कोफिशिएंट का, डिपेंडेंसी रेशियो का, पॉवर्टी गैप इंडेक्स का, या फिर जनसंख्या अनुपात का। तो बिल्कुल पॉवर्टी गैप इंडेक्स का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना गहराई को मापने के लिए। याद करिए कल की क्लासेस को, गहराई की जब भी बात आए, गरीबों की गहराई है ना, तो उसकी गहराई को मापने के लिए हम कौन सा संकेत का उपयोग करते हैं, तो पॉवर्टी गैप इंडेक्स का ही उपयोग करते हैं। क्लियर है भाई। और पॉवर्टी गैप कैसे निकलता है, पॉवर्टी लाइन और एवरेज इनकम और पुअर, अभी मैंने बताया, यानी गरीबी लाइन और गरीबों के जो एवरेज इनकम उनमें जो अंतर आएगा ये बताता है गरीबों की गहराई को। गरीबों की गहराई मतलब कि जो अभी मैंने यहाँ पे निकाला 14 रुपए का अंतर निकाला, ये इतनी गहराई है अभी, और इस गहराई को दूर करने में हमें कितना समय लगेगा ये हम फाइंड आउट कर पाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात, तो गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुपात किया जाता है। तो याद करिए हेड काउंट रेशियो यानी जनसंख्या अनुपात के बारे में मैंने बताया था। तो ये हो गया आपका सही उत्तर, पॉपुलेशन हेड काउंट रेशियो, यही ना था। हेड काउंट रेशियो क्या था भाई, गरीबी, ये जो आपका है पॉवर्टी लाइन, तो इससे जो नीचे जो लोगों की जो आबादी है, यानी गरीबी रेखा के नीचे की जो आबादी, तो हेड काउंट रेशियो कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ किसका नंबर, किसका, पुअरों का, और टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन, और परसेंटेज में ये हमारा निकलता है इनटू 100 करते थे। ठीक है ना, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूं भाई। हेड काउंट रेशियो जो आपका है ये हमें पॉवर्टी जो बताता है, निर्धनता, वो प्रतिशत में बताता है, और फॉर्मूला ये था आपका। ठीक है, ये कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, तो इस पर उतना ज़्यादा समय नहीं देंगे। और अब अंतिम सवाल है हमारा, जनसंख्या अनुपात वही हेड काउंट रेशियो किससे संबंधित है भाई, गरीबी रेखा से ही संबंधित है। ठीक है ना, गरीबी रेखा, खाद्य सुरक्षा, ये सब तो है नहीं। तो खैर ये हो गया हमारा सवाल का सारा। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक्स पे। आज का टॉपिक्स एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉवर्टी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइप्स ऑफ पॉवर्टी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, क्या भाई, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी मतलब टाइप्स ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या है, गरीबी का जो प्रकार है, यानी निर्धनता का प्रकार हम लोग देखने हैं। तो दो प्रकार इसके होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब क्या होता है, हिंदी में हम इसे कहेंगे निरपेक्ष निर्धनता। क्या कहेंगे भाई, निरपेक्ष निर्धनता। क्लियर है, निरपेक्ष निर्धनता। सेकेंड हो गया आपका रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है ना, रिलेटिव क्या हो गया आपका, पॉवर्टी, यानी कि क्या हो गया आपका, सापेक्ष निर्धनता। क्या हो गया आपका, सापेक्ष निर्धनता। अब देखिए समझिए इसको एक एक करके। तो आपकी जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसको कहेंगे या रिलेटिव पॉवर्टी किसको कहेंगे, क्वेश्चन भर भर के यहाँ से पूछेंगे, अलग अलग टाइप के सवाल बनेंगे, हर एक सवाल आपके बन जाएंगे। पहले इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए ये आपकी जो रिलेटिव जो पॉवर्टी है, यानी ये जो सापेक्ष निर्धनता की जो बात हो रही है ना, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, ध्यान से रखिएगा, पहला सवाल ही आपका है, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है आपके, यानी कि जितने भी विकसित देश, जितने भी विकसित देश, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में चले जाइए आप। ठीक है, आपके कनाडा हो गया आपका, उसके बाद आपका क्या हो गया, कनाडा हो गया आपका, अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका में आ जाइए। तो जितने भी विकसित देश है, यूरोप में आ जाइए, यूरोप में यूनाइटेड किंगडम हो गया आपका, पुर्तगालीज हो गए, ये सारे जितने भी डेवलप्ड देश है, वहां पे कौन सी गरीबी की बात होती है, वहां पे रिलेटिव पॉवर्टी की बात होती है, वहां पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात नहीं होती है। पहली बात क्लियर हो गई। तो ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये कहां पे बात की जाती है, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है ना, अंडर डेवलप मतलब कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, या जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, या जितने भी अविकसित देश, यानी कि अनडेवलप्ड कंट्री जो है। ठीक है, चलिए मैं इसको अच्छे से एक बार लिख देता हूं ताकि रिवीजन के समय इंपॉर्टेंट होगा हमारा, यानी जितने भी डेवलपिंग कंट्री हो गए, ठीक है, या अनडेवलप्ड कंट्री हो गया, या फिर आपका अंडर डेवलपिंग में है। ठीक है ना, अंडर डेवलपिंग में है, यानी कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, अनडेवलप्ड यानी अविकसित है, और ये डेवलपिंग है यानी विकासशील देश के अंदर। यानी कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत इसी में आता है, यानी भारत में कौन सी गरीबी की बात होगी भाई, तो वो होगा आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात होगी। ठीक है, पहला पॉइंट दोनों में डिफरेंस के साथ में क्लियर करते चल रहा हूं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि रिलेटिव जो पॉवर्टी है,
कहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे इसकी बात की जाएगी, तो डेवलप्ड कंट्री यानी कि विकसित देशों में। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहाँ पे, जितने भी डेवलपिंग यानी कि विकासशील देश है, अनडेवलप्ड यानी अविकसित देश है, और अंडर डेवलपिंग यानी कि अभी मतलब विकसित हुआ नहीं अभी, मतलब कि विकसित के मतलब कि अभी फेज में है वो। क्लियर है भाई यहाँ पे, यानी अल्प विकसित हुआ अभी। चलिए, तो पहला पॉइंट तो ये रहा आपका, इसके बीच का डिफरेंस, पहला पॉइंट हो गया। अब आइए इसका दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान देते हैं, तो जो रिलेटिव जो पॉवर्टी होती है ये कैसे डिसाइड किया जाता है, यानी कि ये जो डेवलप्ड कंट्री में जो रिलेटिव पॉवर्टी है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री में, सॉरी डेवलप्ड कंट्री में जो गरीब होगा वो कैसे डिसाइड किया जाता है, तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, पॉवर्टी लाइन नहीं, पॉवर्टी लाइन जो है वो आपका कहाँ निकाला जाता है, इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए। पहला इंपॉर्टेंट लाइन है, दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं बता रहा हूं, यानी कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री, तो भारत में क्या किया जाता है भाई, गरीबी फाइंड आउट करने के लिए, या भारत में देश में या राज्य में कितनी गरीबी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहां पे गरीब है उसका फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो उस देश का हम लोग क्या करते हैं, सारे लोगों का इनकम निकालते हैं पहले, ठीक है ना, सारे लोगों का इनकम को क्या करते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, यानी कि उससे हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है, हमें उससे मिल जाता है एवरेज इनकम। मतलब जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं अमेरिका की, ठीक है भाई। अब यूएसए में जो एवरेज इनकम निकल के आया है, वो एवरेज इनकम निकल के आ रहा है 10,000। तो अब ये आपका डिसाइड करेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका का अगर 10,000 से नीचे अर्निंग करता है तो वो हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, यानी कि वो हो गया आपका क्या, गरीब। और अगर 10,000 से ऊपर आपका खर्च हो रहा है तो वो आप क्या हो जाएंगे, आप गरीबी से ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री की बात हो जाए, या अंडर डेवलप्ड, या फिर आपका अनडेवलप्ड कंट्री की बात हो रही है, यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी की अगर बात हो रही है भाई, तो यहां पर फाइंड आउट करने का जो आधार है वो क्या है, आपका पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। और ये पॉवर्टी लाइन कैसे खींची जाती है भाई, यहाँ पे तो आपने आधार देख लिया जो एवरेज इनकम निकाल करके, ठीक है ना, यहाँ पे एवरेज इनकम निकाल करके, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। जो आपकी डेवलपिंग जो आपका जो रिलेटिव जो पॉवर्टी है वो कैसे निकाला जाता है, औसत आय से, ठीक है ना। आधार क्या है भाई, औसत आय, ठीक है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसे तुलना होती है, यहाँ पे औसत आय के थ्रू तुलना होती है। और यहाँ पे पॉवर्टी लाइन, और ये पॉवर्टी लाइन कैसे निकाली जाती है, देखा जाता है बेसिक नीड्स आप पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं। बेसिक नीड्स में 5 चीज मैंने आपको बताए थे, आपको अगर याद हो तो, रोटी, कपड़ा, मकान, और प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ, ठीक है। अगर ये 5 चीजों की अगर आपकी पूर्ति हो पा रही है, यानी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य अगर हो पा रहा है, तो आप उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर होंगे, अबव बिलो, अबव पॉवर्टी लाइन के तहत आएंगे, ठीक है। और अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कि तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अब यहाँ पे यानी कि अगर मैं पूछूं एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ये किस पर बेस्ड है, पॉवर्टी लाइन पर बेस्ड है ना, पॉवर्टी लाइन पर बेस्ड है। और अगर पॉवर्टी लाइन पर बेस्ड है यानी कि मिनिमम नीड्स पे बेस्ड है ना, यानी कि न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। समझ में आ रहा है ना, न्यूनतम आवश्यकताएं मतलब आपको वो 5 चीज जो मैंने आपको बताया, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर आधारित है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपका, अगर ये सापेक्ष निर्धनता यानी कि रिलेटिव जो पॉवर्टी है, ठीक है, जो तीसरा मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, ये किस पे डिपेंडेंसी है इसकी, या ये किस पे बेस्ड है, तो ये आपका बेस्ड किस पे है, आपका औसत आय पर है, यानी कि एवरेज इनकम पर है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखना है आपको क्या, कि यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो रिलेटिव जो पॉवर्टी है, ठीक है ना, ये जो रिलेटिव पॉवर्टी है ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, या आर्थिक असमानता, ठीक है ना, ये आर्थिक असमानता में अधिक उपयोगी है। मतलब इसका अर्थ को समझिएगा, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री में जो रिलेटिव पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है, एवरेज इनकम निकाल करके, ये सबसे बेस्ट तरीका है गरीबों की फाइंड आउट, या गरीबों को लिस्ट, या फिर गरीबी निर्धारण करने के लिए, ठीक है ना। ये बात यहां पे बताया जा रहा है कि यह आर्थिक असमानता में अधिक उपयोगी है। इसका मतलब ये, इट इज यूजफुल, मैं लिख दे रहा हूं, इट इज यूजफुल इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है।
इट इज यूजफुल, किसके लिए यूजफुल होता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि ये जो पॉवर्टी लाइन के आधार पर यानी बेसिक नीड्स के आधार पर जो हम पॉवर्टी लाइन खींचते हैं डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलपिंग कंट्री में या फिर अनडेवलप कंट्री में, वो बहुत अधिक असमानताओं को दूर नहीं कर पाता, यानी कि वहां पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। समझ में आया? तो तीन आपको मैंने चीजें बताई आपको, अब यहाँ पे मैं आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो रिलेटिव पॉवर्टी है, कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्री, सॉरी डेवलप्ड यानी कि विकसित देश में मिलने देखने को मिलेगा। और जो आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि निरपेक्ष जो निर्धनता है वो आपको डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड या फिर अनडेवलप्ड देशों में, जो भारत भी आपके डेवलपिंग स्टेज में है। अब जो रिलेटिव पॉवर्टी का जो फाइंड आउट किया जाता है कैसे? एवरेज इनकम यानी कि औसत आय के आधार पर हम क्या करते हैं भाई? कंपैरिजन करते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम लोग क्या करते हैं? पॉवर्टी लाइन खींचते हैं। और ये पॉवर्टी लाइन कैसे निकाला जाता है? देखा जाता है उसकी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी हो पा रही नहीं है, और उसके अंदर क्या आता है? ये 5 चीजें आती है। और तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया, रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है सबसे बेस्ट तरीका होता है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री में जो पॉवर्टी गरीबों का जो निर्धारण होता है वो बेस्ट होता है किसके लिए भाई? असमानता में उपयोगी काफी अधिक होता है, यानी कि आर्थिक असमानता में काफी अधिक उपयोगी होता है, यानी कि इट इज यूजफुल इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में काफी यूजफुल होता है भाई। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं भाई? मतलब कि अगर, या इसका अर्थ यह है कि अगर तुलना किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति, ये दो व्यक्ति है, ठीक है, अब ये दो व्यक्ति में तो कौन अमीर गरीब है, तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये डेवलप्ड जो कंट्री में जो तरीका है एवरेज इनकम निकाल करके जो डिसाइड किया जा रहा है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें इनइक्वालिटी बहुत कम होती है। लेकिन इन देशों में, जैसे हम देश में यानी भारत देश में भी, जो पॉवर्टी लाइन के आधार पर जो हम गरीबों का निर्धारण करते हैं वो बहुत अधिक परफेक्ट तरीका नहीं है, परफेक्ट डाटा इसमें हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। आज हम बात भी करेंगे डाटा के आधार पर कि वो डाटा कैसे कलेक्शन करते हैं और पॉवर्टी लाइन को खींचने के लिए। खैर अभी पहले ये टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्लियर हुआ। चलिए, तो पहला एक टॉपिक आपका अभी यहां से निकलता है कंप्लीट, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी आपका हो गया है कंप्लीट। अब डाटा कलेक्शन मेथड के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए, डाटा कलेक्शन मेथड क्या है अब इसको भी समझ लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको सुनेंगे अच्छे से तब आपको समझ में आएगा। डाटा कलेक्शन मेथड, ठीक है। अब ये डाटा कलेक्शन मेथड क्या है पहले इसको समझिए, ठीक है ना? आखिर यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है डाटा कलेक्शन मेथड का, इसमें क्या आपको पढ़ना है, क्या सीखना है, इसको समझिए। देखिए, जो डाटा कलेक्शन मेथड है इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, अभी पॉवर्टी लाइन के बारे में बात करें, क्योंकि हम लोग कौन से देश में भाई? इंडिया में है, और इंडिया किसके अंदर आता है? डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है ना? पॉवर्टी लाइन की बातें कर रहे हैं, यानी कि गरीबी रेखा की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि एक गरीबी रेखा आपने खींचा, ठीक है? क्योंकि मान के चलते हैं कि पर पर्सन पर डे अगर 47 रुपए खर्च करता है, तो वो अगर खर्च करता है 47 रुपया उससे अधिक, तो वो हो गया अबव पॉवर्टी लाइन के ऊपर। ये क्लियर है ना कंसेप्ट? अबव और बिलो पॉवर्टी, यानी कि बीपीएल फैमिली में आ जाइए अगर 47 रुपये नहीं खर्चा। तो ये जो आपने डिसाइड किया 47 रुपीज, है ना? ये आप कहां से, ये डाटा कलेक्शन कैसे किए? तो ये डाटा कलेक्शन मेथड में 3 आपको मेथड देखना है। सबसे पहला मेथड आपको देखना है जिसको हम लोग कहते हैं यूआरपी, ठीक है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म से भी सवाल बन जाए आपका। यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, ठीक है ना? अब समझिए ये क्या है। देखिए, इस केस में क्या होता है, यूआरपी में क्या किया जाता है, इसमें ये कहा गया है कि इसमें 30 दिन का खर्च निकाला जाता है, ठीक है? 30 डेज का क्या किया जाता है? खर्च निकाला जाता है। और 30 डेज का जो भी खर्च हुआ, मान के चलिए 30 डेज का खर्च हुआ है 100, मान के चलते हैं 700 रुपए, ठीक है? 700 रुपए खर्च हुआ, 30 डेज का खर्च हुआ। अब इसका एवरेज निकालेंगे, यानी एक दिन का खर्च हम लोग निकाल लेते हैं। तो 700 को अगर हम लोग 30 से डिवाइड कर लें तो कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 23 अप्रॉक्स की अगर बात कर ले 24 रुपीज। तो ये हो गया आपका पॉवर्टी लाइन। तो अगर कोई व्यक्ति 23 या 24 रुपए अगर खर्च कर पा रहा है तो वो हो गया अबव पॉवर्टी लाइन, और अगर उससे कम खर्च कर पा रहा है एक दिन में अगर एक व्यक्ति, तो वो हो गया आपका बीपीएल। यानी इसमें किस जो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स जो पीरियड है ये किस पे जोड़ दिया है? 30 डेज के खर्च पर, ठीक है? लेकिन इसके बाद फिर दूसरा मेथड आया, क्योंकि ये बहुत इतना सटीक रिजल्ट नहीं दे पाए, तो दूसरा जो मेथड आया गया वो होता है एमआरपी, ठीक है? एमआरपी मतलब क्या है? मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ठीक है ना? मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। अब इसमें क्या बोला गया? इसमें यह बोला गया कि देखिए, एक तो खर्च जो आप 30 डेज का जो निकाल रहे हैं, और उसके बाद 30 डेज में हम क्या करते हैं, एक दिन का एवरेज निकाल लेते हैं, वो तो ठीक है।
लेकिन एक खर्च ऐसा है जो केवल साल में एक बार ही होता है, ठीक है, 365 डेज में केवल एक बार ही होता है। जैसे कि आप अगर हेल्थ में, तो कभी कभार तबियत खराब होता है साल में एक आध बार ही, या अगर आप एजुकेशन की बात कर लें, या कोई भी ड्यूरेबल आइटम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्लोथ खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, तो हर दिन तो नहीं खरीदते हैं। तो ईयरली जो आपका खर्च है 365 डेज, इसका एवरेज एक दिन का निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इस ये एक दिन का एवरेज आया 30 डेज का, और एक 365 डेज का, एक दिन का हम लोग खर्च निकाल लें। अब इसको क्या करेंगे, जोड़िए, एक्स वैल्यू आया, ये वाई, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को जोड़ करके जो भी वैल्यू आई, ये आपका पॉवर्टी लाइन बनेगा। मान के चलिए 50 आया रुपए, और यहाँ पे खर्च आया 10 रुपए, तो दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया आपका 60 रुपए। तो पॉवर्टी लाइन क्या बन गया, 60 रुपए। यानी यहाँ पे आपको क्या सवाल पूछेगा, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड जो है ये किस पे जोड़ देता है, यानी इसमें जो बताया गया था किस पे, एक तो 30 डेज का खर्च भी देखेंगे, और उसका ऑन एन एवरेज एक दिन पे खर्च निकालेंगे कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना खर्च करता है, और 365 यानी कि साल में खर्च होने वाले जो आइटम है उसका खर्च, यानी कि साल में, यानी कि कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें एक बार ही साल में खर्च होता है, उसका खर्च हम लोग एक दिन का निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को जोड़ करके हम लोग पॉवर्टी लाइन निकालेंगे। अब इसमें भी बहुत अधिक सटीकता नहीं मिली, तो तीसरा जो मेथड आया जिसे हमने कहा MMRP, ठीक है ना। MMRP का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडिफाइड, उसी का जस्ट मॉडिफाइड वर्जन आया, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ठीक है। अब इसमें यह कहा गया कि 30 डेज का जो आप खर्च निकाल रहे हैं कि जो भी है कंजम्पशन, 365 डेज का जो आपका कंजम्पशन निकाल के ऑन एन एवरेज एक डेज का निकाल रहे हैं आप, ठीक है, 1 डेज का जो निकाल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे खर्च हैं जो प्रत्येक दिन होते हैं, यानी कि 7 डेज का खर्च निकाला है, जैसे कि आपने सब्जी खरीदा, मसाले खरीदे, कुछ आपने चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह, तो ये जो आइटम पे खर्च हो रहा है ये 7 डेज का आपको खर्च निकालना है, और इसका ऑन एन एवरेज एक दिन का निकाल लेना, और इन तीनों को जोड़ करके फिर जो निकलेगा वो होगा आपका पॉवर्टी लाइन। तो MMRP ने किस पे जोड़ दिया, 30 डेज, 365 डे और 7 डेज पर ये कंसेप्ट आधारित है। तो ये तीनों आपका क्लियर हो गया। डाटा कलेक्शन मेथड में URP यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड किस पे देता है, 30 डेज पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है, 30 डेज के खर्च के आधार पर निकाला जाता है। MRP जो है आपका 30 डेज और साथ के साथ 365 डेज पे जो खर्च हुआ उसके आधार पर आपका पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है। और MMRP में मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में देखा जाता है कि 30 डेज में जितने भी ऑब्जेक्ट में आपका खर्च हुआ है, 365 डेज में जिस ऑब्जेक्ट पे खर्च हुआ, और 7 डेज में जिस ऑब्जेक्ट पे खर्च हुआ है, उसका ऑन एन एवरेज एक दिन में एक व्यक्ति का खर्च निकाल के हम लोग पॉवर्टी लाइन को निकालते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डाटा कलेक्शन मेथड में, तीनों का तीनों मेथड हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब कौन सा टॉपिक आता है भाई डाटा कलेक्शन मेथड में। डाटा कलेक्शन मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भाई विशियस सर्कल के बारे में, इंपॉर्टेंट है, आ जाइए देख लेते हैं विशियस सर्कल के बारे में भी, ये क्या सर्कल है, क्या चीजें है, क्या नहीं है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका विशियस सर्कल, ठीक है ना, ये हो गया आपका विशियस सर्कल। हिंदी में विशियस सर्कल को क्या कहेंगे, निर्धनता का दुष्चक्र, ठीक है ना, निर्धनता का दुष्चक्र। अब इसके मीनिंग को समझिएगा, ठीक है ना। निर्धनता का विशेष सर्कल का यानी कि निर्धनता का दुष्चक्र क्या है इसको समझिए। इसमें क्या कहा गया, ये पहले ये जो सर्कल यानी कि ये जो कंसेप्ट दिया, ये आपसे सवाल पूछेगा कि ये कंसेप्ट किसने दिया और कब दिया गया था। तो ये कंसेप्ट 1953 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, रैगनॉर एक पर्सन है, ठीक है, याद रखिएगा नाम रैगनॉर, नरकसे, ठीक है ना, नरकसे। तो उतना प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है शायद गलत, आपको बस ये याद रखना है रगनोर, ठीक है ना, रगनोर याद रखिएगा। किसने ये कंसेप्ट दिया था 1953 में, रगनोर नरकसे ने कंसेप्ट दिया है ये। इस कंसेप्ट में इन्होंने ये कहा कि अगर कोई देश या कोई व्यक्ति ही ले लीजिए या कोई राज्य ही ले लीजिए, ठीक है ना, अगर वो क्या है, गरीब है, ठीक है ना, अगर वो गरीब है तो वो हमेशा ही, ठीक है, वो हमेशा उसी के जाल में क्या होता है, फंसा रह जाता है, उसी के जाल में फंसा रहता है। यानी कि जो विशियस सर्कल जो है ये क्या है, एक प्रकार का ट्रैप है, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का जाल है। ये किसने बताया है, रैगनोर नर्वस ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश, जैसे भारत देश बहुत अधिक ऋण ले रहा है, लोन ले रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा किसी दूसरे देशों के पैसों पे डिपेंडेंसी हो गई, यानी कि क्या हो गई भाई, डिपेंडेंसी बढ़ते चली जाएगी, धीरे धीरे लोन उनकी बढ़ती ही चली जाएगी। तो एक प्रकार से ये वही बताया गया विशियस सर्कल में, निर्धनता का दुष्चक्र में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी देश हो या कोई भी राज्य है, अगर वो गरीब है तो वो हमेशा उसी के जाल में फंसा ही रह जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, एक ट्रैप है, एक जाल है, विशियस सर्कल में ये कंसेप्ट दिया गया था। अब इसके पीछे इन्होंने जो कंसेप्ट दिया, जो लॉजिक दिया, उसका दो आधार इन्होंने रखा। एक आधार रखा इन्होंने डिमांड का, ठीक है ना, डिमांड
साइड का एक कंसेप्ट रखा इन्होंने दिया, यानी कि मांग पक्ष के बारे इन्होंने एक कंसेप्ट के आधार पे इसको बताया है, और एक इन्होंने पक्ष जो रखा सप्लाई का। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए। सप्लाई यानी कि पूर्ति मांग की बात होती है, पूर्ति पक्ष। इसका मतलब ये, मतलब यहाँ पे जो विशेष सर्कल जो जो कंसेप्ट दे रहे हैं आपके रैग्नोर नर्कसे 1953 में, ये कंसेप्ट के पीछे इनका जो लॉजिक रहा है वो दो लॉजिक इन्होंने दिए, डिमांड साइड और सप्लाई साइड के आधार। इस आधार पे इन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है तो वो उस जाल में फंसा रह जाता है। जैसे डिमांड साइड में कैसे इन्होंने समझाया कि अगर कोई भी व्यक्ति की इनकम अगर कम है, ठीक है, अगर इनकम कम हो जाती है, ठीक है, अगर इनकम कम हो गई तो उसकी जो परचेजिंग पावर है, यानी कि खरीदने की शक्ति, यानी कि क्रय मूल्य, यानी क्या हो गया भाई, आपका जो आपका सेलिंग प्राइस हो गया आपका बेचने और खरीदने को क्या बोलते हैं भाई, आपका परचेजिंग पावर, ठीक है ना। परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगा, खरीदने की शक्ति भी आपकी कम हो जाएगी। और अगर खरीदने की शक्ति कम हो गई तो मार्केट में उसका डिमांड क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपका डिमांड साइड में इन्होंने बताया, तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो आपसे ये पूछा जाएगा कि विशियस सर्कल, ये इसके ऊपर कल क्वेश्चन हो सके तो मैं करा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे क्वेश्चन है। किसने दिया, रैग्नोर नर्वस ने 1953 में। क्या बताया इन्होंने कि ये क्या है, एक प्रकार का ये ट्रैप है, एक जाल है, जो इस व्यक्ति या देश या राज्य अगर गरीबी की जाल में अगर फंस चुका है, निर्धनता की जाल में फंस चुका है, तो वो उसी जाल में फंसा रह जाता है। और इसके आधार पर उन्होंने दो कंसेप्ट दिए, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष में इन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति का इनकम कम हो गया तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, उसकी खरीदने की शक्ति कम हो जाएगी, क्रय मूल्य कम हो जाएगी। और अगर परचेजिंग पावर ही कम हो गया तो भाई उसका डिमांड मार्केट में कम हो जाएगा। जैसे कि भाई आपके पास पैसे ही नहीं है भाई, तो आप अब सब्जी जो पहले खरीद रहे थे, बहुत अधिक सब्जियां खरीद, अब कम खरीद रहे हैं। अब कम खरीदने के कारण क्या हो जा रहा है, मार्केट में वो बहुत ज्यादा वहां पे वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सड़ गल जा रहा है, यानी उसकी डिमांड कम गई। और सप्लाई साइड से उन्होंने क्या बताया कि सप्लाई साइड में इन्होंने ये बताया कि इनकम जैसे कम होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि इन्होंने बताया कि जो आप भाई आप गरीबी में जाल में फंस चुके हैं, यानी क्या, सिंपल सी बात है, आपका इनकम कम हो चुका है। तो अब अगर आपका इनकम यहाँ पे कम हो चुका है तो भाई आप सेविंग भी कम करेंगे कि नहीं भाई। अगर आप सेविंग कम करेंगे तो अब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इस सेविंग अमाउंट से ही किया जाता था। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो भाई जो मार्केट में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, वो प्रोडक्शन क्या होगा, वो कम हो जाएगा। और अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा भाई तो सप्लाई मार्केट में कम होगा, कंपनी ऑब्जेक्ट बनाना कम कर देगा। जैसे कि आपकी इनकम कम हो गई, ठीक है, अब आप पैसा कम बचा रहे हैं तो कार वगैरह जो खरीदा जा रहा है वो कम खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो अब आप इन्वेस्टमेंट भी कहीं नहीं कर रहे हैं। अब उसके कारण क्या हो रहा है, कार जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो मार्केट में इस कार का सप्लाई भी कम हो पा रहा, ठीक है। तो ये दो आधार उन्होंने दिया था, पहला डिमांड साइड, दूसरा सप्लाई साइड का। गरीबी के जाल में अगर फंस गए, यानी इनकम अगर आपका कम होते चला गया तो ये क्लियर है भाई, गरीबी, सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट कम, प्रोडक्शन कम और आपका सप्लाई फिर कम हो जाता है। लेकिन अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि भाई अब इस जाल को तोड़ने का क्या कंसेप्ट है। तो उन्होंने ये भी कंसेप्ट दिया कि अगर आप इस निर्धनता दुष्चक्र को, यानी कि विशियस सर्कल को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो तोड़ने का उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि सरकार को ऐसा नहीं है कि लोगों को पैसा देना हो, यानी कि जो गरीब है उनको पैसा दे। जैसे कि झारखंड राज्य में अगर आप देखें तो मैया सम्मान योजना के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, 2500 रुपए हर महीने, जो भी महीने, हर महीने 2 महीने या 3 महीने के गैप में जो भी मिल रहा है, मैया सम्मान योजना हो, या बिहार सरकार में भी आपने देखा 10,000 रुपए, यहाँ पे 2500 रुपए। तो ये जो तरीका है इस विशियस सर्कल को नहीं तोड़ा जाएगा, ठीक है ना। यही तो विशियस सर्कल का कंसेप्ट है, इसको समझिए। इतनी दस्त में जाके मैं चीजों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप कभी इंटरव्यू के दौरान भी बैठे तो सवालों का आप जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, विशियस सर्कल को अगर तोड़ना है, यानी कि निर्धनता के इस दुष्चक्र को तोड़ना है, अगर आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं, यानी देश, राज्य या व्यक्ति अगर फंस चुका है गरीबी के इस दुष्चक्र में, और अगर इसको आपको तोड़ना है तो सरकार को, गरीबों को पैसा दे करके आप उसको गरीबी से बाहर नहीं ला सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर रिफॉर्म करने होंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर रिफॉर्म यानी कि संरचनात्मक सुधार लाने होंगे। संरचनात्मक सुधार का मतलब क्या है, जैसे कि आपको संरचनात्मक सुधार में आपको हेल्थ सेक्टर में आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, सरकार को कार्य करना होगा। एजुकेशन सेक्टर में सरकार को काम करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट में सरकार को काम करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार को काम करना पड़ेगा। अब जैसे कि जॉब क्रिएशन पे सरकार को कोई कई सारे कंपनी हो या फिर कारखाने हो, इन सारी चीजों को क्या करना होगा भाई,
राज्यों में स्टैब्लिशमेंट करनी होगी, ठीक है, तब जाकर के आपका स्ट्रक्चर रिफॉर्म होगा, यानी कि संरचनात्मक सुधार आएगी, और तब जाकर के उस विशेष सर्कल को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए विशेष सर्कल पे भी बहुत डिटेल में हमने जाके बातें कर ली भाई। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों अभी। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, जो अगला जो टॉपिक है वो है आपका स्क्वायर। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, पहले लिख लिया जाए, टॉपिक का नाम स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है, स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स। इसका अगर हिंदी में देखा जाए तो वर्गीकृत गरीबी या फिर निर्धनता कह लीजिए, वर्गीकृत गरीबी अंतराल सूचकांक जिसको कहते हैं। अब इसमें कुछ नहीं, 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन आपको मेन समझना है क्या। पहले तो यहाँ पे देखिए 2-3 वर्ड को पहले समझिए। स्क्वायर्ड यानी कि वर्गीकृत, मतलब आपने मैथ्स में तो पढ़ा होगा स्क्वायर होना, ठीक है ना, यानी कि वर्ग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से एक लाइन आपको समझ में आ गया, पहला पॉइंट। अब इसके बाद यहाँ पे समझिए जो मैं बता रहा हूँ, मेन चीज क्या है इसको समझना है, ठीक है ना, कि जो स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, ये क्या एक इंडेक्स है, यानी कि एक सूचकांक जारी की जाती है। तो ये बहुत ही अधिक संवेदनशील सूचकांक होती है, ठीक है ना, ये बहुत ही अधिक संवेदनशील सूचकांक होती है। यानी संवेदनशील है यानी कि किसके लिए, ये गरीबों की, ये जो इंपॉर्टेंट मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, ये लाइन आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। गरीबों की गंभीरता को ये दर्शाता है, गरीबों की गंभीरता को क्या करता है, ये दर्शाता है। कौन, स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, गरीबों की, यानी कि स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स का जो संबंध है या फिर उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, ये गरीबों की गंभीरता को क्या करता है, दर्शाता है। इसका मतलब क्या है समझ में आया, गरीबों की गंभीरता को दर्शाना मतलब ये गरीबों की गंभीरता को दर्शाना है ना, ध्यान से देखिए, गरीबों की गंभीरता को दर्शाता है। गरीबों की गंभीरता का दर्शाना मतलब कि जो गरीबी जो रेखा है, यानी कि जो गरीबी रेखा है उससे जो नीचे रहने वाले व्यक्ति है, ठीक है, उससे जो नीचे रहने वाले व्यक्ति को अधिक महत्व दे करके, यानी कि जो ये इंडेक्स जारी की गई है, इस इंडेक्स के तहत ये बताया जा रहा है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाली जो आबादी है उस पे उन सारी आबादी को अधिक महत्व देना है किसके ऊपर, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे की जो आबादी है, यानी उसकी गंभीरता को क्या करता है, ये इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। किसकी गंभीरता को, जो गरीबी लाइन के नीचे यानी कि गरीब जो है, ठीक है। तो गरीबों की गंभीरता को दर्शाता है कौन, स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है। अगर इसकी कैलकुलेशन, अब ये इंडेक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन कैसे होता है, तो याद रखिएगा, गरीबी रेखा की जो सापेक्ष जो गरीबी अंतराल है, ठीक है ना, गरीबी रेखा के सापेक्ष जो गरीबी अंतराल है, गरीबी रेखा के सापेक्ष जो गरीबी अंतराल है, इसका मतलब समझें, यानी गरीबी रेखा के सापेक्ष गरीबी अंतराल मतलब कि जो पॉवर्टी गैप है, ठीक है, पॉवर्टी गैप का क्या करना, वर्गों का औसत। मैं इसको पहले एक बार लिख देता हूं तो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए इसकी जो कैलकुलेशन होती है, यानी ये जो इंडेक्स जारी की जाती है, यानी इसकी गणना कैसे होती है इसको समझिएगा। मैं यहाँ पहले लिख देता हूं शब्दों में। इसकी जो गणना है वो गरीबी रेखा के सापेक्ष, ठीक है ना, गरीबी रेखा के सापेक्ष गरीबी अंतराल जो है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। गरीबी अंतराल मतलब क्या हो गया आपका, पॉवर्टी गैप। कल के क्लास में याद करिए पॉवर्टी गैप कैसे निकाला जाता है, पॉवर्टी लाइन माइनस एवरेज इनकम ऑफ गरीबों की जो है, ठीक है ना, वही आती है ना। तो इसका वर्ग करना, वही मैंने यहाँ पे लाइन लिखा था, इसका क्या करना है आपको, वर्ग का औसत निकालना, ठीक है, इसके वर्गों का औसत निकाल करके इंडेक्स जारी किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो गरीबी रेखा के सापेक्ष गरीबी अंतराल, यानी कि जो पॉवर्टी गैप जो आपने निकाला है, ठीक है, जो पॉवर्टी गैप निकला, ये कैसे निकला है भाई, पॉवर्टी लाइन, कल का अगर आपने क्लास किया होगा तो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा माइनस एवरेज इनकम ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबों की औसत आय का जो अंतर होगा, ठीक है, इसका आप क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करके उसका आप एवरेज निकालेंगे, तो आपका क्या निकलता है, आपका स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स निकलता है। ये तो काफी डेप्थ हो गया इसका कैलकुलेशन का ऊपर, अगर सवाल आए तो आप कर लेंगे अब आप, ठीक है ना। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्या है भाई आपका स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स, वर्गीकृत गरीबी अंतर, एक काफी ज्यादा संवेदनशील इंडेक्स होती है। किसके लिए भाई, ये काफी संवेदनशील इंडेक्स है, किसके लिए, तो गरीबों की, ठीक है ना। और गरीबों के क्या बताता है, ये गंभीरता को दर्शाता है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जो आबादी है उसकी गंभीरता को ये दर्शाता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, जो पॉवर्टी गैप आई है उसका स्क्वायर करके उसका हम एवरेज निकालते हैं, तब जाकर के हम इसका इंडेक्स निकाल पाते हैं। चलिए
ये हो गया। अब आपका अगला जो है आपका टॉपिक्स क्या है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेन इंडेक्स। ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ये हो गया आपका। चलिए सेन इंडेक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए सेन इंडेक्स क्या है, यहां से भी सवाल आपका बनता है। सेन इंडेक्स, तो ये आपने नाम भी सुना होगा वैसे तो। सेन इंडेक्स, सबसे पहला सवाल क्या आता है, सेन इंडेक्स यानी कि सेन सूचकांक, हिंदी में कहेंगे सेन सूचकांक। तो ये जो इंडेक्स जो रखा गया है किसके नाम पे रखा गया, तो पहले तो याद रखिएगा ये है क्या भाई, ये क्या है, गरीबी मापक इंडेक्स है। ठीक है, ये क्या है आपका, गरीबी मापक सूचकांक है। गरीबी मापक सूचकांक है। तो पहला तो क्वेश्चन कई लोगों को समझ में नहीं आता अगर नहीं पढ़े होंगे, तो ये इंडेक्स किसके लिए जारी किया जाता है, इनकम के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, या फूड सिक्योरिटी के लिए। तो याद रखिए गरीबी, ठीक है ना, गरीबों का जो मेजरमेंट किया जा रहा है उसका ये इंडेक्स होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि एक अर्थशास्त्री के बारे में आपने नाम सुना होगा, अमर्त्य सेन के बारे में, ठीक है ना। तो अमर्त्य सेन ने ये इंडेक्स जारी किया था 1970 में, ठीक है ना। तो अमर्त्य सेन एक जो अर्थशास्त्री रहे हैं, अमर्त्य सेन 1970 के दशक में इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये जो सूचकांक है भाई, ये जो सूचकांक है यानी कि सेन सूचकांक जो है एक गरीबी मापक है। सेन सूचकांक क्या है, एक गरीबी मापक है जो जनसंख्या अनुपात, ध्यान से सुनिएगा, ये सेन इंडेक्स क्या है, सेन इंडेक्स जो है मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेन सूचकांक जो है, सेन सूचकांक जो है, ठीक है ना, एक क्या है, गरीबी मापक है। जो कैसे फाइंड आउट किया जाता है सुनिएगा, जनसंख्या अनुपात यानी हेड काउंट रेशियो जो निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी गैप जो निकाला जाता है, और इसके बाद आपका जो गिनी कॉफिशिएंट हो गया, ठीक है। इन सारों को क्या किया जाता है, तीनों को क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है, तीनों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तब जाकर के ये आपका सेन इंडेक्स निकाला जाता है। तो ये काफी ज्यादा, ये भी अगर कहा जाए तो बहुत ही परफेक्ट डाटा होता है सेन इंडेक्स, यानी कि गरीबों के लिए जो इंडेक्स जारी की जा रही है सेन सूचकांक क्या है। पहले ये पॉइंट तो गरीबी मापक सूचकांक है, किसने जारी किया था, अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री रहे, 1970 में प्रकाशित किया गया। सेन सूचकांक कैसे निकाली जाती है अब ये पूछा जाएगा। तो ये जो निकाला जाता है जो जनसंख्या अनुपात है, हेड काउंट रेशियो, याद करिए हेड काउंट रेशियो कैसे निकाला जाता है, जो गरीब है, नंबर ऑफ पीपुल बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100% में। पॉवर्टी गैप कैसे निकालते हैं, पॉवर्टी लाइन माइनस एवरेज इनकम ऑफ क्या, एवरेज इनकम ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबों की, और गिनी कॉफिशिएंट वाली वीडियो आप देख लेंगे। तो इनकी जो वैल्यू आई है इनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब जाकर के क्या निकलता है आपका सेन इंडेक्स, ठीक है। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यह एक समग्र जो गरीबी, ये जो मापक है, ठीक है ना, ये जो गरीब हैं उसके जोखिम वाले जो, मतलब अगर शब्दों में मैं इसको बताऊं, ये जो इंडेक्स है मैं यहाँ लिख दे रहा हूं शब्दों में, गरीबी जो है, ठीक है ना, गरीबी के जोखिम की तीव्रता को, अब इसको समझिए, जोखिम का मतलब क्या है यहाँ पे, गरीबी के जोखिम की तीव्रता को ये रिप्रेजेंट करता है ये इंडेक्स। जोखिम कहने का मतलब कि भाई अगर पॉवर्टी लाइन 47 रुपीज है, ठीक है ना, अगर पॉवर्टी लाइन जो है 47 है, इसका मतलब ये है कि जो आबादी जस्ट जिसकी खर्च हो रही है 46 45, उसके लिए ये इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिखा गया है गरीबों की जोखिम की तीव्रता, या किसी का खर्च 48 या 49 तो वो काफी क्लोज है पॉवर्टी लाइन, कभी भी वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ सकता है, या ये कभी भी आपका अबव पॉवर्टी लाइन के बीच जा सकता है। तो ये इंडेक्स इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गरीबों की जोखिम की तीव्रता के लिए, ठीक है ना। गरीबों की जोखिम की तीव्रता मतलब क्या, जो तीव्रता मतलब कि जो गरीब है, ठीक है ना, उसके बीच जो आय का यानी कि जो इनकम है, उसके इनकम का जो वितरण काफी क्लोजली है पॉवर्टी लाइन के बीच, मतलब इनकम कहने का मतलब कि जो वो खर्च कर रहा भाई वो काफी क्लोज है पॉवर्टी लाइन। तो अभी देखिए सेन इंडेक्स से क्या सवाल बनेगा, क्या है, एक गरीबी मापक सूचकांक है, किसने, अमर्त्य सेन 1970 में। सेन सूचकांक कैसे निकालता है ये क्लियर हो गया, हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप और गिनी कॉफिशिएंट को ऐड करके निकाला जाता है। और मेनली जो आपका जो सेन इंडेक्स है जो है गरीबों के जोखिम की तीव्रता को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। और इसका मतलब ये है जोखिम की तीव्रता कि जो गरीबी है, जो मतलब जो गरीब लोग कह लीजिए या जो आबादी है वो काफी ही ज्यादा क्लोज है किसके, पॉवर्टी लाइन के, या तो कुछ ऊपर है या कुछ आपके कुछ रुपए में, या वो तो नीचे है पर डे खर्च में, कंजम्पशन में। मान लीजिए 50 रुपए अगर पॉवर्टी लाइन है तो वो आबादी जो इसके जस्ट क्लोज है 49 में या 51 में या 52 में या 48 में, ठीक है। तो इसकी तीव्रता जो है, ठीक है ना, यानी इसमें जो इनका जो सोर्स ऑफ जो इनकम है, ठीक है ना, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये इंडेक्स। ये होता है जोखिम का मतलब ये कि पॉवर्टी लाइन के जो क्लोज जो आबादी है उसके लिए इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे क्या टॉपिक बच गया उस पर भी हम लोग बातें कर लेते हैं। तो देखिए भाई
हमने डिस्कशन क्या क्या कर लिया, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी यानी एब्सोल्यूट भी देख लिया, रिलेटिव भी देख लिया, डाटा कलेक्शन मेथड में तीनों मेथड देख लिया हमने, क्लियर है ना भाई। एमआरपी, एमएमआरपी और यूआरपी भी हो गया। विस्टियस सर्कल भी क्लियर है भाई, एक ट्रैप है, कैसे निकलेंगे स्ट्रक्चर रिफॉर्म करके। स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप और इंडेक्स ये भी आपको क्लियर है, पॉवर्टी गैप निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका एवरेज निकाल करके। उसके बाद सैन इंडेक्स भी क्लियर है, हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप और आपका गिनी कोएफिशिएंट को एडिशन करके जोखिम के लिए, गंभीरता के लिए ये। अब काउजेज ऑफ पॉवर्टी की बात करें। अब देखिए काउजेज ऑफ पॉवर्टी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गरीबी जो होती है उसका कारण क्या, बहुत अधिक जनसंख्या हो गया देश का, ये भी एक कारण है, तो मैं लिख दे रहा हूँ पॉपुलेशन एक कारण है। इसके बहुत सारे, बहुत अधिक बेरोजगारी दर हो चुकी है, जो संसाधन है उसका बहुत उपयोग कम किया जा रहा है, मानव संसाधन का उपयोग यानी मानवों का उपयोग बहुत कम हो रहा है। चौथा पॉइंट हो सकता है जो कृषि उत्पादकता है, बहुत कम उत्पादन हो रही है कृषि की। कास्टिज्म बहुत ज्यादा हो चुका है अगर देश में, जो प्राइस है बहुत ही हाई प्राइस हो चुकी है, पूंजी की कमी हो चुकी है देश के पास, जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो चुका है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कमी आ चुकी है, स्किल की कमियां आ चुकी है, ठीक है ना। जो व्यक्ति जो निकल रहे हैं ग्रेजुएट, उनके अंदर स्किल काफी कम है। अगर वहां उस देश का क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो ये सारे काउजेज हैं जो उस देश में गरीबी की एक कारण बनते हैं, ठीक है। तो जितने मैंने पॉइंट बने वो आप बस सुन लिया, वो काफी है। अब रहा बात गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंज कर्व, तो ये मैंने कह चुका हूं कि इसका क्लासेस मैंने करा रखा, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, अगर हुआ तो मैं बना दूंगा, बट कि इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पहला क्लास 1 का और बाकी वो सारे क्लास के, ठीक है। तो ये आपके नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं और एप्लीकेशन में भी हो चुके हैं, जो परचेस केवल है मिसलेनियस का या पेपर 1 के लिए उनको भी दे दिया गया, ठीक है। तो ये कई सारे सवाल इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वही सारी चीजें इसमें भी आपका लिखा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बाकी जो अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे कि एज इट इज मैंने बताया कि केवल मिसलेनियस का नोट्स है तो 299, और कंप्लीट लेना है पेपर 1 का जिसमें मिसलेनियस इंक्लूडिंग होगा, और पेपर 2 नहीं मिल पाएगा, सीएनटी एक्ट मिल जाएगा, झारखंड हिस्ट्री मिल जाएगा। आप जिसके क्लासेस भी यूट्यूब पे डले हैं आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, बहुत फायदेमंद होंगे। तो जो लेना चाहते हैं वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए ठीक है, अभी तो एक टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। तीसरा जो क्लास है वो आप उसका वीडियो देख लीजिएगा। अब हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर डिजास्टर पूरा कंप्लीट 1-2 मैराथन क्लास में कंप्लीट किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये पार्ट है इन्वायरमेंट के भी। अगर मैं आपको नोट्स में दिखाऊं तो ठीक है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट में आपको इन्वायरमेंट, अच्छा अभी आपका बजट आया है, ठीक है, तो बजट के ऊपर भी एक वीडियो आएगी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इन्वायरमेंट का, ठीक है, कंटेंट। देखिए जैसे कि देख सकते हैं मिसलेनियस पार्ट जो 14 जेपीएससी में अगर आप देखेंगे तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इकोसिस्टम, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, खैर ये सब सारी चीज़ें है। अब देखिए यहाँ एक शब्द लिखा गया, पूरा निचोड़ रखने की कोशिश की गई करंट को अपडेट करके, ठीक है। केवल इसका पेज की संख्या 60 है, तो अगर इसको एक आप पढ़ लिए तो फिर देखिए साइंस एंड टेक में जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है मेंस के लिए भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर, देखिए यहाँ लिखा गया कि इससे कम पढ़ना खतरों से खाली नहीं है, इससे कम भी आप नहीं पढ़ सकते, मतलब समझ सकते हैं जितना करवा दिया वो मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा पढ़ गए तो फिर और भी सही है, इससे कम नहीं, लेकिन बहुत डिटेल सारी चीज़ों को कवर किया हूँ। 60 पेज नोट्स रेडी है आप तक, आप जब आप इन्वायरमेंट अच्छी बोलिए, मतलब कि आप इतना कर पाएंगे उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन पढ़ने पड़ेंगे, वही बातें यहाँ लिखी गई है। खैर ये सब सारी चीज़ें आपको करवा दी गई है नोट्स में भी, और क्लासेस के माध्यम से मैं इन सारी चीज़ों को एक बार कंसेप्चुअली कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। चलिए मेनली जो कंसेप्ट ओरिएंटेड क्लास होगा वो करा दूंगा वीडियो बना के। बाकी अब जैसे कि अब वेटलैंड वगैरह, आप नेशनल प्रोजेक्ट, ये सब तो याद करना है, क्या प्रोटोकॉल है, रिवोल्ट आंदोलन, ये सब तो भाई मेन डेट और कौन उसमें जो मेन लीडिंग में रहे हैं वो आपको नाम याद करना होगा, ठीक है। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।